फिगर ऑफ स्पीच, जी हाँ बिल्कुल साथियों, ये वही चैप्टर है, वही टॉपिक है जिसके कारण आपका 1-2 नंबर सी-टेट में कट जाता है और जो आपके फेल होने का मुख्य कारण बनता है। तो साथियों चर्चा करेंगे आज के टॉपिक में फिगर ऑफ स्पीच अलंकार की। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। पहला सवाल आप सभी के सामने, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन। दी गई लाइन में फिगर ऑफ स्पीच अलंकार की पहचान कीजिए। द कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट। तो जब हम किसी वस्तु की, व्यक्ति की, जानवर की किसी दूसरे वस्तु, व्यक्ति, जानवर या किसी अन्य चीज़ से तुलना करते हैं, उसका रूप देते हैं उसे, तो रूपक अलंकार जिसे हिंदी में कहते हैं, और इंग्लिश में बोलते हैं उसको मेटाफोर। तो मेटाफोर जो बी ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल ठीक है। इसकी जो आपके लिए जो विशेष व्यवस्था की है साथियों, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में हमने इसको समझाया आपके लिए, क्योंकि हमारे बहुत से साथी हैं जो इंग्लिश को समझने में थोड़ा दिक्कत महसूस करते हैं, तो उनके लिए हिंदी में यहाँ अनुवाद करके दे रखा है। मेटाफोर रूपक अलंकार में लाइक या एज का उपयोग किए बिना दो असंबंधित चीज़ों के बीच सीधा मुकाबला किया जाता है या तुलना की जाती है। यहाँ ऊंट की तुलना सीधे जहाज से की गई है। जब लाइक या एज के द्वारा तुलना की जाएगी तो सिमली होगा, सिमली जो अलंकार है वो होगा, सिमली जो फिगर ऑफ स्पीच है वो होगा। तो यहाँ पर जो है वो मेटाफोर जिसमें बिना लाइक और एज के तुलना की गई है, तो इसलिए मेटाफोर जो हमारा बी ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक है साथियों। दूसरा क्वेश्चन आप सभी के सामने, चूज द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच। सही अलंकार की पहचान कीजिए। डेथ लेज हिज आईसी हैंड ऑन किंग्स। जब किसी एक निर्जीव चीज की को एक सजीव की तरह ट्रीट किया जाए तो उसमें पर्सोनिफिकेशन होता है, मानवीकरण होता है। तो यहाँ पर जो डेथ है उसको, उसके हैंड्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो जो यहाँ पर है पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण जो अलंकार है वो है। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है साथियों। यहाँ पर जो तुलना दी गई है वही पढ़ेंगे। पर्सोनिफिकेशन एट्रीब्यूट्स ह्यूमन क्वालिटीज और एक्शन टू नॉन ह्यूमन थिंग्स और एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। हेयर डेथ इज गिवन ह्यूमन हैंड्स। पर्सोनिफिकेशन मानवीकरण अलंकार में निर्जीव वस्तुओं या अमूर्त विचारों को मानवीय गुण दिए जाते हैं। यह मृत्यु, डेथ को मानवीय हाथ दिए गए हैं। तो साथियों तीसरा क्वेश्चन आप सभी के सामने। तीसरे क्वेश्चन में बताया गया है, विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन ही इज एन ब्रेव एज लोइन। तो यहाँ पर दिया गया है कि वह एक लोइन, एक शेर की तरह बहादुर है। तो यहाँ पर भी ही इज एज का यूज हो गया तो सिमली होगा यहाँ पर। तो जो बी ऑप्शन है वो हमारा होगा। अगर एज नहीं होता और बिना एज या लाइक के अगर इसकी तुलना की जाती लोइन से तो मेटाफोर होता, और एज या लाइक के साथ तुलना की जा रही है तो बी जो सिमली है वो हमारा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है साथियों। बी के साथ चलेंगे और इसकी जो व्याख्या है हमें वो भी पढ़नी है। सिमली उपमा अलंकार में एज या लाइक जैसे शब्दों का उपयोग करके दो अलग अलग चीज़ों की तुलना की जाती है। तो साथियों चौथा क्वेश्चन आप सभी के सामने है, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच। दिए मतलब अलंकार की पहचान कीजिए। वाई देन ओ ब्राउलिंग लव ओ लविंग हेट। तो जब ऐसे जो कॉन्सेप्ट दो जो बिल्कुल विरोधाभासी जो अर्थ हैं वो दें और उनको बिल्कुल नज़दीक नज़दीक प्रयोग किया जाए किसी स्पीच में, तो होता है ऑक्जिमोरन, विरोधाभासी अलंकार। यहाँ पर लविंग हेट, प्रिय, लविंग का मतलब होता है प्यार करना और हेट का मतलब होता है नफरत करना। इसी तरीके से ये जो ब्राउलिंग लव है ये भी आपस में एक दूसरे के विरोधाभासी शब्द है। तो ए ऑप्शन जो हमारा ऑक्जिमोरन ये बिल्कुल ठीक है साथियों। ए के साथ चलेंगे यहाँ पर, और इसका जो व्याख्या है उसको भी पढ़ना हमें। ऑक्जिमोरन विरोधाभासी अलंकार में दो विपरीतार्थक या विरोधी शब्दों को एक साथ रखा जाता है, जैसे लविंग हेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, आशा करते हैं ये क्वेश्चन आप सभी को बहुत अच्छे लग रहे होंगे, और इस पूरे सेशन को अगर आप देखते हैं तो फिगर ऑफ स्पीच का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल आपका जो 1 नंबर इंग्लिश का और 1 नंबर हिंदी का जो है लगभग वो बिल्कुल ठीक होएगा, जो हर बार आपका गलत होता है। और यही 1-2 नंबर ऐसे होते हैं जिसके कारण आप सी-टेट में 77, 78, 88, 89 ऐसे नंबर आते हैं जो 1-2 नंबर के कारण आप फेल हो जाते हैं। अगर इसको आप सलीके से देखोगे और ठीक से इसको वीडियो को एनालिसिस करोगे और इसको ठीक से पहचानोगे तो ये जो आपका नंबर है वो बिल्कुल ठीक अब की बार जाएगा, और आपका सी-टेट का जो एग्ज़ाम है वो बिल्कुल आप फाइट कर पाएंगे। तो पांचवा क्वेश्चन हमारे सामने, फाइंड द फिगर ऑफ स्पीच इन द एंग्जियस विस्पर ऑफ द विंड केप्ट मी अवेक। तो यहाँ पर एंग्जियस विस्पर, फुसफुसाने की बात कौन कर रहा है, किसके साथ हो रही है, विंड। विंड जो फुसफुसा रही है
ये जो काम होता है मानव का होता है, इंसान का होता है, और ये विंड को दिया जा रहा है। जब एक ऐसी चीज़ जो निर्जीव है उसको एक सजीव चीज़ की तरह ट्रीट किया जाए तो हो जाता है पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण। तो बी ऑप्शन है हमारा साथियों। बी ऑप्शन के साथ चलते हुए आगे बढ़ेंगे हम, और इसमें तुलना यहाँ दे रखी है, व्याख्या भी। हवा को एक मानवीय भावना, उत्सुक, चिंतित। जो एंग्जियस होता है उसका मतलब होता है उत्सुक या चिंतित, और ये किसके लिए यूज हुआ है? विंड के लिए, बहती हुई हवा के लिए। तो यहाँ होगा मानवीकरण। तो साथियों जो हमारा जो बी ऑप्शन था उसके साथ चले थे और बिल्कुल ठीक था। क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पर हमारे सामने। इन ए पोएम लाइन, एक कविता की लाइन में, पंक्ति में, बिलाउड एनिमी, वो जो ये क्वेश्चन ये पहले भी आया था जिसमें ये बिलाउड एनिमी का प्रयोग हुआ था। विच फिगर इज ऑफ स्पीच इज प्रेजेंट। बिलाउड का मतलब होता है प्रिय और एनिमी का मतलब होता है दुश्मन। तो प्रिय दुश्मन जो बिल्कुल विरोधाभासी शब्द एक साथ आए तो ऑक्सीमोरन, विरोधाभासी जो अलंकार है उसका यहाँ पर प्रयोग हुआ है। तो ए ऑप्शन साथियों हमारा बिल्कुल ठीक होना चाहिए, और इसकी जो व्याख्या है उसको भी पढ़ना। बिलाउड प्रिय और एनिमी मीन्स शत्रु। दोनों शब्द एक दूसरे के विपरीत है, इसलिए ये विरोधाभास ऑक्सीमोरन है। तो साथियों आपको इसको प्रैक्टिस करते समय आपको इसको नोट भी करना है कि जो ऑक्सीमोरन है, सिमिली है, मेटाफोर है, इनकी क्या क्या विशेषता है, और एक बार आप इसका रिवीजन कर लेंगे और पुनः इस वीडियो को देखेंगे और पूरे सवाल करेंगे तो आपका जो कॉन्सेप्ट वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, और जो आपका 1-2 नंबर जो सीटेट में हर बार गलत होता था वो एक बार ठीक होएगा। और आशा करते हैं कि इस टाइम आपका जो सीटेट है वो बहुत इजीली निकल जाएगा अगर हमसे आप लगातार जुड़े रहते हैं। और इसके लिए आपको करना पड़ेगा चैनल को सब्सक्राइब, जिससे हम आपकी फीड में लगातार आते रहें। जब भी हम नया वीडियो बनाएं उसकी नोटिफिकेशन आपके पास जाती रहे, उसके लिए आप बेल आइकन दबाएं। तो साथियों ये लगातार प्रैक्टिस करने से ही होगा, 1-2 वीडियो देखने से नहीं होगा, क्योंकि हम हर टॉपिक की अलग अलग जो क्वेश्चन सीरीज़ है वो बनाते हैं, और ये जो क्वेश्चन सीरीज़ है ये आपकी जो प्रैक्टिस है उसको बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 है, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच। वही अलंकार की पहचान करनी है। सी वेप्ट एन ओशियन ऑफ टीयर। उसने एक आंसुओं का समुद्र बहा दिया। तो यहाँ पर बहुत बढ़ा चढ़ाकर बात को बोला गया है, और जब बहुत बढ़ा चढ़ाकर बात को बोला जाता है तो हाइपरबोल हो जाता है, ये अतिशयोक्ति हो जाता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं अतिशयोक्ति अलंकार, और इंग्लिश में होगा ये हाइपरबोल। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है यहाँ पर। और बी ऑप्शन की जो व्याख्या है उसमें भी दे रखा है, अतिशयोक्ति हाइपरबोल अलंकार में किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है। आंसुओं का सागर रोना, ये एक अत्यधिक अतिशयोक्ति है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ चुके हैं साथियों। आशा करते हैं आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो मुझे मोटिवेशन मिलता है, और मोटिवेशन के द्वारा मैं आपके लिए ऐसे के माध्यम से ही मैं आपके लिए ऐसे जो वीडियो है वो लगातार बनाता रहूँगा, और आशा करते हैं कि आप मुझे सपोर्ट करेंगे। इसी आशा के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। व्हाट फिगर ऑफ स्पीच इज हाईलाइटेड हेयर। यहाँ पर कौन से अलंकार को हाईलाइटेड किया गया है? द मर्मरिंग हॉन्ट ऑफ फ्लाइज ऑन समर एव। द मर्मरिंग, यहाँ पर एक आवाज़ जो है ना उसकी बात की गई है। मर्मरिंग फ्लोंट ऑफ फ्लाइज, वो जो मधुमक्खियों की आवाज़ होती है उसको मर्मरिंग बोलते हैं। और जब किसी आवाज़ का वर्णन किया जाए, आवाज़ किसी सेंटेंस में उसकी तुलना या उसकी व्याख्या की जाए, या वो आवाज़ का नाम आ जाए, तो होता है यहाँ पर अलंकार ओनोमेटोपिया। ओनोमेटोपिया मतलब एक ध्वनि साम्य अलंकार होता है, कि ध्वनि की बात की जा रही किसी की, तो वो होता है। तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है साथियों, जिसमें बताया गया है ओनोमेटोपिया ध्वन्यात्मक अलंकार में ऐसे शब्दों का उपयोग किया जाता है जो प्राकृतिक ध्वनियों की नकल करते हैं, जैसे मरमरिंग, भिनभिनाहट या बड़बड़ाहट। तो साथियों जब किसी आवाज़ की बात आएगी तो ये अलंकार होगा हमारा ओनोमेटोपिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में बात की जा रही है फाइंड द फिगर ऑफ स्पीच। तो फिगर ऑफ स्पीच की बात करेंगे पूरे सेशन में। यहाँ पर बैटी बटर बोट सम बटर। तो साथियों यहाँ पर बी और बी, जब किसी ऐसी कंसोनेंट्स की लगातार रिपीटेशन होगा तो उसमें अलंकार हो जाएगा एलिट्रेशन। एलिट्रेशन बी ऑप्शन हमारा ठीक है बिल्कुल। यहाँ पर जो इस बात का ध्यान रखेंगे, जब बार बार पुनरावृत्ति होगी किसी चीज़ की, किसी एक साउंड की, किसी एक कंसोनेंट साउंड की, तो वहाँ अलिट्रेशन होगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ इसमें भी दे रखा है तुलना या
व्याख्या में भी, अलिट्रेशन इज द रिपीटेशन ऑफ सम कंसोनेंट साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ एडजेसेंट और क्लोजली कंसोनेंट कनेक्टेड वर्ड्स बी साउंड हेयर। तो यहाँ पर लगातार किसी कंसोनेंट साउंड की पुनरावृत्ति होगी तो वहाँ पर अलिट्रेशन होगा। अनुप्रास अलंकार जिसे हिंदी में बोलते हैं साथियों, बिल्कुल हिंदी में भी यही सेम है, जहाँ पर लगातार किसी ध्वनि की पुनरावृत्ति होगी तो अनुप्रास अलंकार होता है और हिंदी में उसको अलिट्रेशन बोल देते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, क्वेश्चन नंबर 10 है, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच, अलंकार की पहचान कीजिए। द ब्रॉड फ्लंग हाईवे ऑफ लाइफ लाइज अहेड। लंबा चौड़ा जो हाईवे है, जीवन का हाईवे, वो आपके सामने है। एक लंबा चौड़ा जीवन का हाईवे आपके सामने। तो एक जो हाईवे है उसको रूप दे दिया गया है जीवन का। तो जब किसी हम नॉन लिविंग थिंग को एक लिविंग थिंग की तरह ट्रीट करेंगे तो हमारा जो अलंकार है वो हो जाएगा, सॉरी ये वो नहीं है, यहाँ पर जो रूप दिया गया है हाईवे को लाइफ का रूप दिया गया तो यह मेटाफोर है यहाँ पर, ठीक है, मेटाफोर रूपक अलंकार है यहाँ पर। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक होना चाहिए। आप भी अपना क्वेश्चन नोट करते जाएंगे, आंसर और जो स्कोर है वो पहले चेक करेंगे और उसके बाद जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे, एक दो बार जो आपने लिखा उसको देख लेंगे और दोबारा जब प्रैक्टिस करेंगे उसके बाद जो आपका स्कोर आएगा उसे कमेंट सेक्शन में आप बताएं। तो यहाँ पर मेटाफोर की बात की गई थी, रूपक अलंकार की बात की गई थी। अगर एज या लाइक का उपयोग करते हुए तुलना की जाती तो सिमिली हो जाता। तो साथियों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है। यहाँ पर हम कुल 30 क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे। 30 क्वेश्चन में लगभग जो फिगर ऑफ स्पीच है वो कवर हो जाएंगे और आपकी जो प्रैक्टिस है वो पूरी भी हो जाएगी। अगर आप इसको नोट करेंगे और एक दो बार प्रैक्टिस करके पुनः इसको सेशन को चेक करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो आपके जो लगभग सारे क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे। विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन, इसमें कौन से अलंकार का उपयोग किया गया है, सवाल पूछा गया है। विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन, ओ जजमेंट यू आर्ट फ्लैड टू ब्रूटिस बिस्ट। तो यहाँ पर जो ओ जजमेंट एक तरीके से यहाँ पर जो उसको जो न्याय है, जजमेंट एक तरीके से न्याय बोलते हैं उसको संबोधित कर रहा है ये कवि। ओ जजमेंट यो आर्ट फ्लीड टू ब्रूटिस बिस्ट, आपकी जो कला है वो जो ब्रूटिस मतलब जो बिल्कुल अन्यायी होते हैं और बीस्ट मीन्स जानवर, अन्यायी जानवरों में निहित है, ये बात कर रहा है कवि। तो इसको जो संबोधित कर रहे हैं तो संबोधित में हो जाता है अपोस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच, अपोस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है साथियों। बी ऑप्शन की जो व्याख्या है उसे भी हमें देखना है। अपोस्ट्रोफी संबोधन अलंकार में किसी मृत अनुपस्थित व्यक्ति या अमूर्त विचार या जजमेंट को, यहाँ जजमेंट को अमूर्त विचार जो है को सीधे संबोधित किया जाता है। तो साथियों 12 नंबर का सवाल आप सभी के सामने है। चूज द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच। द लीव्स डांस्ड इन द जेंटल ब्रीज, पत्तियां ठंडे हवा में डांस कर रही हैं। तो पत्तियां क्या है, नॉन लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग थिंग्स है मतलब निर्जीव चीज़ है और वो डांस कर रही है मतलब एज ए सजीव चीज़ की तरह उनको ट्रीट किया जा रहा है। तो यहाँ मानवीकरण हो गया है, पर्सोनिफिकेशन हो गया है। तो फिगर ऑफ स्पीच क्या होगा हमारा, पर्सोनिफिकेशन। तो साथियों बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक था। बी ऑप्शन के साथ चलते हुए आगे बढ़ेंगे। नाचना एक मानवीय क्रिया है जो निर्जीव पत्तों को जो निर्जीव पत्तियों को दी गई है, इसलिए ये मानवीकरण अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 13 था आप सभी के सामने। आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच, अलंकार की पहचान कीजिए। एन एम्बेसडर, एम्बेसडर वो होते हैं जो एक देश का प्रतिनिधित्व दूसरे देश में करते हैं जिन्हें राजदूत कहते हैं। इज एन ऑनेस्ट मैन, एक ईमानदार व्यक्ति है। हु लाइज अब्रोड फॉर द गुड ऑफ हिज कंट्री, जो दूसरे देश में अपने अपने देश के भलाई के लिए दूसरे देश में रहता है। अब साथियों यहाँ पर जो एक वर्ड आया है लाइज, लाइज का यहाँ दो अर्थ निकाला गया है। यहाँ पर लाइज का मतलब रहना होता है और झूठ बोलना भी होता है। जब एक शब्द के दो अर्थ निकलेंगे तो वहाँ पर हो जाता है पन, एक तरीके से मजाक हो जाता है, श्लेष अलंकार हो जाता है, हिंदी में बोले थे उसको।
तो पन जो फिगर ऑफ स्पीच है उसका प्रयोग कब होता है, जब एक वर्ड के दो अर्थ निकले। तो यहाँ पर जो लाइज है, यहाँ पर जो शब्द लाइज है उसके दो अर्थ निकले, एक तो रहना होता है और एक मजाक की तरह ये ऐसे बोल सकते हैं कि एक राजू जो दूध जो होता है दूसरे देश में अपने देश के लिए झूठ बोलने के लिए रहता है। तो लाइज के दो अर्थ निकाले गए हैं यहाँ तो यहाँ पन जो मैटर फिगर ऑफ स्पीच है उसका प्रयोग किया गया है। पन श्लेष या यमक अलंकार में शब्दों के साथ एक खेल है जिसके कई अर्थ होते हैं। या लाइज शब्द के दो अर्थ हो सकते हैं, रहना या झूठ बोलना। तो साथियों बिल्कुल आपके लिए ये जो सीरीज़ बनाई है मैंने क्वेश्चंस की, आशा करते हैं आपको ये सारे क्वेश्चन आप बहुत अच्छे लग रहे होंगे। और एक गारंटी आप सभी के लिए है कि अगर आप इस पूरे सीरीज़ को देखते हैं और प्रैक्टिस करते हैं एक दो बार, तो आपका हिंदी का जो एक क्वेश्चन है जो हर बार आता है, एक नंबर जो है वो निश्चित रूप से ठीक होगा, क्योंकि एक एक बूंद से ही घड़ा भरता है। आप ये ना सोचें कि एक जो नंबर है उसको मैं छोड़ के आ जाऊँ। आपकी जो ये थिंकिंग है यही आपको 88-89 नंबर पर लाकर खड़ा कर देती है। अगर आप एक एक नंबर को इकट्ठा करोगे तो आप निश्चित रूप से 100+ या बहुत ज़्यादा नंबर लेके आराम से आ सकते हो। क्वेश्चन नंबर है 14th, विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड हेयर। कौन से अलंकार का प्रयोग किया गया है। ये 1000 सो एट ए ग्लांस, एक नज़र में हज़ार को देख लिया। 1000 हज़ार, सो मीन्स देखा, और एट ए ग्लांस एक नज़र में हज़ारों को देख लिया। तो ये क्या होगा, ये अतिशयोक्ति होगी साथियों। अतिशयोक्ति को इंग्लिश में बोलते हैं हाइपरबोल। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है यहाँ पर। और इसकी व्याख्या भी देखनी है हमको, इंग्लिश में दे रखा है, दिस इज ए लाइन फ्रॉम वर्ड्स डैफोडिल्स, ए 1000 सो एट ए ग्लांस इज एन एक्सट्रजेशन टू एम्फेसाइज द लार्ज नंबर। तो वर्ड्सवर्थ की जो कविता है, पोइम है डैफोडिल्स, जो हमने एमए के दौरान पढ़ी थी साथियों, डैफोडिल्स, उसका ही वर्णन यहाँ पर भी आ रहा है। तो साथियों आपके लिए बता दूँ कि मैं इंग्लिश लिटरेचर से मैंने एमए किया हुआ है, तो बहुत ही आसानी से आपको ये समझा पा रहा हूँ। आप ये ना सोचें कि किसी ऐसे व्यक्ति से आप समझ रहे हो जिसको किसी चीज़ का नॉलेज नहीं हो। मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको एक तरीके से कॉन्फिडेंस दे रहा हूँ कि आपको जो बातें बताई जा रही हैं वो बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ बताया जा रहा ये वर्ड्सवर्थ की कविता की पंक्ति है, बड़ी संख्या पर जोर देने के लिए एक नज़र में 1000 देखें, एक अतिशयोक्ति हाइपरबोल है। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 15 आ चुका आप सभी के सामने। आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच, अलंकार की पहचान कीजिए। द सिजलिंग सॉसेज इन द पैन स्मेल्ड डिलीशियस। द सिजलिंग सॉसेज इन द पैन स्मेल्ड डिलीशियस। तो यहाँ जो वर्ड आया है सिजलिंग, सिजलिंग जो है वो साथियों सिजलिंग सॉसेज इन द पैन स्मेल्ड डिलीशियस, जिसकी पूर्व में भी हमने बात की है कि जब किसी ऐसी वर्ड का वर्णन आ जाए जिसमें किसी ध्वनि की बात हो, तो सिजलिंग एक प्रकार की ध्वनि है। तो इस कारण से ओनोमेटोपिया जो है, ध्वनि साम्य अलंकार जो है उसका प्रयोग यहाँ पर किया गया है। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। सिजलिंग एक ध्वनि सूचक शब्द है, तो तलने की वास्तविक आवाज़ की नकल करता है, इसलिए ध्वनात्मक अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच फिगर ऑफ स्पीच इन्वॉल्व एन एक्सप्लिसिट कंपेरिजन लाइक यूजिंग लाइक और एज। तो यहाँ पर सीधा पूछा गया है कि जब हम किसी चीज़ की तुलना लाइक और एज के द्वारा करते हैं तो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच, कौन सा अलंकार होता है। तो साथियों इसकी जो चर्चा हमने बार बार कर ली है कि जब लाइक और एज के द्वारा किसी चीज़ों की तुलना की जाएगी तो सिमिली होगा, और लाइक और एज के बिना की जाएगी तो मेटाफोर होगा। तो यहाँ पर चूंकि लाइक और एज का पूछा है तो हमारा जो सिमिली जो अलंकार है, फिगर ऑफ स्पीच है, वो बिल्कुल ठीक है साथियों। यहाँ पर अलंकार में लाइक या एज शब्द का उपयोग करके स्पष्ट तुलना की जाती है सिमिली उपमा अलंकार में। क्वेश्चन नंबर 17 है, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच, पार्टिंग इज सच स्वीट सोरो। स्वीट का मतलब क्या होता है, मीठा। सोरो का मतलब क्या होता है, दुख। तो मीठा दुख, तो ये विरोधाभास हो गया, ऑक्सीमोरोन हो गया यहाँ पर। तो ए ऑप्शन जो हमारा है वो विरोधाभासी अलंकार को दिखाता है। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है साथियों। आप इन बातों को बिल्कुल एक तरीके से लिख के
2-4 बार इसको प्रैक्टिस करेंगे तो ये फिगर ऑफ स्पीच का एक जो नंबर है वो अब की बार आपका 100% सही होगा साथियों। उसके लिए शर्त यह है कि आपको लिखते हुए दोबारा प्रैक्टिस करनी है और एक बार पुनः इस पूरी जो वीडियो को आपको रिकैप करते हुए देखना है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर 18। इसमें लिखा हुआ है स्वीट मीन्स मीठा और सोरो मीन्स दुख परस्पर विरोधी विचार है जिन्हें एक साथ रखा गया है, अतः ये विरोधाभास है। क्वेश्चन नंबर 18 है आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच। ही वॉज ए लॉइन इन द बैटलफील्ड। ही वॉज ए लॉइन, वह एक शेर था, इन द बैटलफील्ड, युद्ध के मैदान में। युद्ध के मैदान में वो एक शेर था, तो उसकी क्या की तुलना की गई है। अब ये तुलना अगर लाइक और एज के द्वारा की जाती तो सिमिली हो जाता। अब चूंकि लाइक एज तो आया नहीं तो इसलिए हो गया क्या, मेटाफोर, रूपक अलंकार हो गया साथियों। ये बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। योद्धा की बहादुरी दर्शाने के लिए उसकी सीधी तुलना बिना किसी तुलनात्मक शब्द के शेर से की गई है। यह है, इसलिए यह एक रूपक अलंकार है, इसलिए यह एक क्या है, मेटाफोर फिगर ऑफ स्पीच है। क्वेश्चन नंबर 18 पर चलेंगे, सॉरी 18 हो चुका है, 19 पर चलेंगे साथियों। फाइंड द फिगर ऑफ स्पीच, अलंकार की पहचान कीजिए। द फायर स्वेलोड द एंटायर फॉरेस्ट। फायर, आग ने, स्वेलो का मतलब होता है निगलना, द एंटायर फॉरेस्ट। तो दो बातें होती हैं यहाँ साथियों, देखो, एक तो होता है इसने जो फायर है इसने स्वेलो किया है, निगला है, तो एक जीव की तरह इन्होंने एक ट्रीट किया है, तो यह पर्सोनिफिकेशन भी होता है। और द फायर स्वेलोड द एंटायर फॉरेस्ट, बिल्कुल पर्सोनिफिकेशन है साथियों, मेटाफोर नहीं है यहाँ पर, वो थोड़ा कन्फ्यूजन था तो पर्सोनिफिकेशन ही किया गया यहाँ पर। द फायर स्वेलोड द एंटायर फॉरेस्ट, हाइपरबोल भी हो जाता है इसमें, हाँ बिल्कुल ठीक साथियों। अगर इसमें देखा जाए तो फायर स्वेलोड द एंटायर फॉरेस्ट, नहीं, हाइपरबोल का ऐसा कुछ नहीं है, तो पर्सोनिफिकेशन है यहाँ पर। ए ऑप्शन की तरफ चलते हुए आगे बढ़ेंगे। पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण किया गया है फायर का। निगलना या निगल जाना, स्वेलिंग एक सजीव क्रिया है जिसे आग को दिया गया है, इसलिए मानवीकरण है। क्वेश्चन नंबर 20 है, क्योंकि साथियों लंबे चौड़े फिगर ऑफ स्पीच है तो हम जब प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें भी कभी बार कन्फ्यूज़न हो जाता है। ये एक मानवीय व्यवहार है, सो नो वन इज़ परफेक्ट हेयर। तो हमें भी कभी गलतियों का एहसास होता है तो हम प्रैक्टिस करके आते हैं यहाँ पर और आपके लिए बहुत अच्छे तरीके से इसको समझाने का प्रयास करते हैं। व्हाट फिगर ऑफ स्पीच इज़ यूज्ड इन, कौन से अलंकार का प्रयोग किया गया भाई। द प्राइड गोथ फोर्थ ऑन हॉर्सबैक ग्रांड एंड गे। जो प्राइड है, जो घमंड है, गोथ फोर्थ ऑन हॉर्सबैक, वो घोड़े पर चढ़कर आता है, ग्रांड एंड गे, भव्य और खुश मिजाज रूप से। तो प्राइड जो एक भावना है उसको घोड़े पर चढ़ाया गया है, उसका मानवीकरण किया गया है, तो यहाँ पर क्या हो गया, पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण अलंकार हो गया साथियों। प्राइड घमंड या एक अमूर्त भाव है, यहाँ घोड़े पर सवार व्यक्ति के रूप में मानवीकरण किया गया है। जो बात हमने बताई है उसका ही यहाँ जिक्र कर रहे हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 21 आ गया है। कुल जो क्वेश्चन होंगे हमारे 30 होंगे यहाँ पर, और 30 क्वेश्चन में मोस्ट ऑफ द फिगर ऑफ स्पीच रिकवर्ड। तो अगर आप इस पूरे 30 क्वेश्चन की सीरीज़ को देखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो ऐसा कुछ छूटता नहीं है जिसमें इससे कुछ अलग पूछेगा सीटेट में। आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच। द क्लासरूम वॉज ए जू। क्लासरूम क्या था, एक चिड़ियाघर है, मतलब बच्चे शोर मचा रहे होंगे यहाँ पर, इसलिए क्लासरूम की तुलना किससे कर दी, जू से, चिड़ियाघर से। क्योंकि लाइक और एज नहीं लगाया इसलिए क्या है, मेटाफोर है। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। बी ऑप्शन के साथ चलते हुए साथियों आगे बढ़ना है। कक्षा में मचे शोर को और अव्यवस्था को दर्शाने के लिए उसकी तुलना सीधे चिड़ियाघर जू से की गई है, इसलिए यह रूपक अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 22 है, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच। द आइसी वाटर फेल्ट लाइक शार्प नीडल्स ऑन हर स्किन। द आइसी वाटर, बर्फीला पानी, फेल्ट लाइक महसूस होता है, शार्प नीडल्स, पैनी सुई जैसे, ऑन हर स्किन।
तो यहाँ पर लाइक का उपयोग होगा, लाइक और एज का जहाँ होगा वो सिमिली होगा, ये बार बार चर्चा कर चुके हैं हम। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है साथियों। यहाँ पर पानी और नुकीली सुइयों के बीच तुलना के लिए लाइक शब्द का उपयोग किया गया, इसलिए ये उपमा अलंकार है, सिमिली है यहाँ पर। विच फिगर ऑफ स्पीच इज रिप्रेजेंटेड बाय द रिपीटिशन ऑफ सिमिलर कंसोनेंट साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स। तो जब सिमिलर जो साउंड है, जैसे पूर्व में एक क्वेश्चन आया था जिसमें बी हर शब्द के शुरू में था, सिमिलर कंसोनेंट साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स जब होगा तो अलिट्रेशन हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो अलिट्रेशन की बात कर रहा है यहाँ पर। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। शब्दों की शुरुआत में समान व्यंजन ध्वनियों के दोहराव को अनुप्रास अलंकार अलिट्रेशन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 आ चुका है। आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच। द चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन। द चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन। बच्चा, जब ये बच्चे को क्या कहा गया, आदमी का पिता कह दिया गया है यहाँ पर। तो ठीक है, तो ये है पैराडॉक्स है, बी ए ऑप्शन हमारा ठीक है। सिमिली नहीं है। ओनोमेटोपिया जिसमें ध्वनि की बात की जा रही है, ध्वनि भी कुछ नहीं है यहाँ पर, और बढ़ा चढ़ा के भी कुछ ऐसा नहीं बोला जा रहा। तो जो ए ऑप्शन है पैराडॉक्स वो ठीक है, और इसकी जो व्याख्या है वो भी देख लेते हैं। पैराडॉक्स विरोधाभासी कथन, ऐसा कथन जो स्वयं का खंडन करता है। देखो जब विरोधाभासी आएगा, दो शब्द एक साथ विरोधाभासी आएंगे तो ऑक्सीमोरन हो जाएगा। लेकिन जब ऐसा कथन आएगा जो स्वयं का ही कथन खंडन कर रहा है, चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन, बच्चा जो है पिता का, इज द फादर ऑफ मैन, एक जो है फादर ऑफ मैन की बात कर रहा है, तो यहाँ पर विरोधाभास हुआ है, तो पैराडॉक्स है। नज़दीक नज़दीक आएंगे ऐसे विरोधाभासी शब्द तो ऑक्सीमोरन हो जाएगा, या इस बात का आपको दिमाग में रखना है। व्हाट फिगर ऑफ स्पीच इज प्रेजेंट इन क्लियरली कन्फ्यूज्ड। जो पूर्व में बात कर रहे थे अभी कि एक साथ ऐसे दो शब्द जो बिल्कुल विरोधाभासी है। क्लियरली मतलब होता है स्पष्ट, और कन्फ्यूज्ड मतलब जो स्पष्ट नहीं हो, कन्फ्यूज्ड है वो। तो यहाँ पर क्या होगा, विरोधाभासी अलंकार हो गया, ऑक्सीमोरन हो गया। क्वेश्चन नंबर 26 पर जाने से पहले यहाँ दिया गया क्लियरली स्पष्ट रूप से, कन्फ्यूज भ्रमित, दो विरोधाभासी शब्द जिन्हें एक साथ रखा गया है, तो ऑक्सीमोरन जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 26 है। आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच। द थंडर रोड विद ऑल इट्स माइट। थंडर होता है ठंडी हवा बिल्कुल, रोड मतलब दहाड़ती है, विद ऑल इट्स माइट उसकी पूरी ताकत के साथ, आप ऐसे समझ सकते हो। तो जो थंडर जो है बर्फीली हवा है वो एक निर्जीव चीज़ है, और दहाड़ना एक सजीव चीज़ की तरह उसको दिखाया गया है। तो क्या होगा साथियों, पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण किया गया है। गर्जना रोरिंग एक सजीव प्राणी का गुण है, यहाँ इसे बिजली की गड़गड़ाहट थंडर के लिए उपयोग किया गया है, जो मानवीकरण है। क्वेश्चन नंबर 27 पर चलेंगे। फाइंड द फिगर ऑफ स्पीच। ही हैज़ ए हार्ट ऑफ स्टोन। ही हैज़ ए हार्ट ऑफ स्टोन, उसके पत्थर का दिल है। तो उसके दिल की तुलना किससे की गई, पत्थर से। क्योंकि लाइक और एज आया नहीं है इसलिए मेटाफोर है। लाइक एज आ जाता, ही हैज़ ए हार्ट लाइक स्टोन, तो सिमिली हो जाता। तो चूंकि लाइक और एज आया नहीं इसलिए मेटाफोर है। तो मेटाफोर बिना लाइक या एज के दिल की तुलना सीधे पत्थर से की गई है, ताकि कठोरता या भावहीनता को दर्शाया जा सके। क्वेश्चन नंबर 28 है साथियों। लगभग ये जो पूरी सीरीज है वो कंप्लीट हो चुकी है, और आशा करते हैं आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, क्योंकि आपके द्वारा एक सब्सक्रिप्शन जो है वो मेरे लिए एक बहुत बड़े मोटिवेशन का काम करता है। आप जाके चैनल को देख सकते हैं कितने सब्सक्राइबर हैं और कितने वीडियो हैं, उसके माध्यम से आपको पता चलेगा कितना मोटिवेट होकर मैं आप सभी के लिए काम कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 28 है। आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच। द सडन स्प्लैश broke the silence of the night. The sudden splash broke the silence of the night. The sudden splash broke the silence of the night. तो साथियों ये जो वर्ड है यहाँ पर स्प्लैश, ये पानी की आवाज़ के लिए होता है। तो जब हम एक दो बार और पहले बात कर चुके हैं कि जब आवाज़ की बात की जाएगी तो ओनोमेटोपिया जो अलंकार है, ध्वनि साम्य जो अलंकार है वो होगा। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर स्प्लैश छपाक पानी में कुछ गिरने की ध्वनि की नकल करता है, इसलिए ये
ध्वन्यात्मक अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 29 है आप सभी के सामने। आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच एज बिजी एज बी। एज और लाइक के साथ तुलना कर रहा है, तो आप ही बताएंगे उसमें कमेंट में कि ये कौन सा अलंकार है। आशा करते हैं आप सभी को अब तक समझ में आ गया होगा कि लाइक और एज के द्वारा जब तुलना की जाएगी तो कौन सा अलंकार होता है और इसके बिना की जाएगी तो कौन सा अलंकार होता है। आई थिंक आपने कमेंट में जवाब दे दिया होगा और आपका जवाब जो है अब मैं आशा करता हूँ बिल्कुल ठीक होगा, क्योंकि हमने इन क्वेश्चनों की बहुत सी बार प्रैक्टिस कर ली। एज आया यहाँ पर, अगर लाइक भी आता तो भी कौन सा होता आप ही बताएंगे। तो देख लेते हैं। बिल्कुल इस वाक्यांश में किसी व्यस्तता की तुलना मध्यमुखी से करने के लिए एज का उपयोग किया गया है, जो उपमा सिमिली अलंकार है, सिमिली फिगर ऑफ स्पीच है। लास्ट क्वेश्चन है साथियों इस सेशन का। आशा करते हैं आपको ये सेशन बहुत अच्छा लग रहा होगा और अगर आपको अच्छा लग रहा है और आप चाहते हैं कि ये वीडियो आप बार बार देखें, आपकी फीड में ये बार बार आए, आप जब सर्च करें तो सबसे ऊपर आए, तो इस चैनल को आप एक बार सब्सक्राइब करें। और अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो निश्चित रूप से आपका जो CTET है उसको क्लियर करने की हमारी जिम्मेदारी हो जाएगी, क्योंकि उसके बाद आप बार बार वीडियो आपके पास आएगा और बार बार जब आप देखोगे तो निश्चित रूप से आपका जो CTET है वो आपकी बार निकल जाएगा। आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच। लाइफ इज ए रोलर कोस्टर राइड। लाइफ इज ए रोलर कोस्टर राइड। लाइफ की तुलना किससे की गई है? रोलर कोस्टर से। तो जब तुलना करते हैं बिना लाइक और एज के तो क्या हो जाता है? मेटाफोर हो जाता है, रूपक अलंकार हो जाता है। साथियों ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा, तो इसके बारे में बता भी रखा है। जीवन के उतार चढ़ाव को दर्शाने के लिए इसे सीधे रोलर कोस्टर राइड कहा गया है, जिससे ये रूपक अलंकार बनता है। तो इस प्रकार से साथियों आप सभी के लिए जो ये फिगर ऑफ स्पीच था उसकी प्रैक्टिस करने की कोशिश की, जिसमें हमने हिंदी का जो रूपांतरण था वो भी किया आप सभी के लिए। आशा करते हैं ये वीडियो आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। और अगर आप चाहते हैं कि ये बार बार आपसे मुलाकात हो और आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक ऐसे मित्र के साथ ज़रूर इसे शेयर करें जिसे इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। इसी के साथ आप सभी से अलविदा लेना चाहेंगे। धन्यवाद आप सभी का।